हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हाउस। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई समुद्र में रेबिन जैसा दिखाई देने वाला कौन सा जीव खोजा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेम्फोनोफोर। इसको दोस्तों खोजा गया है ऑस्ट्रेलियाई समुद्र में रेबिन जैसा दिखाई देने वाला जीव को। तो ये एक प्रकार का समुद्री जीव है, ये जलीय जीव है, इनको अभी तक खोजा है। तो अब तक की बात करें तो ये अब तक खोजे गए मतलब देखे गए जीवों में से सबसे लंबा जीव है। और इस अभियान की बात करूं तो इस अभियान के वरिष्ठ शोधकर्ता में दोस्तों नेरिडा विल्सन थे। और ये इस दिन शोधकर्ता ने दोस्तों निगालू तट के पास इसको खोज के निकाला है, निगालू तट के पास। इस प्रकार सा क्वेश्चन है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को देख लीजिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का जीव है। चलो देख लेते हैं हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानी में भारी धातुओं के आयतनों का पता लगाने के लिए कॉम्पैक्ट स्टेड सेंसर टेस्ट किस संस्था ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि CENS ने। तो दोस्तों CENS क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम बात करें तो इसका पूरा नाम है नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र है। तो इसने इसने दोस्तों अभी मतलब एक टेस्ट विकसित किया है, सेंसर टेस्ट विकसित किया है पानी में भारी धातुओं के आयतनों का पता लगाने के लिए। तो ये एक प्रकार की CENS आप जान चुके हैं कि पानी संबंधित पहलुओं पर खोजबीन करने का एक केंद्र है। और इसकी बात करें तो स्थापना की बात करें तो उनकी स्थापना दोस्तों 1991 के अंदर S चंद्रशेखर और FRS ने मिलकर की थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि CENS ने दोस्तों पानी में भारी धातुओं के आयतनों का पता लगाने के लिए मतलब एक सेंसर टेस्ट विकसित किया है। तो दोस्तों भारी धातुएं कौन कौन सी होती है। भारी धातुओं की बात करें तो जैसा कि पारा हो गया, शीशा हो गया, इस प्रकार की दोस्तों ये भारी धातु होती हैं जो हम पानी पीते हैं तो इनके साथ चली जाती है। अदरवाइज भी कुछ भी और भी धातु होती है जो पानी के साथ चली जाती है, बट उनका एक खासियत होता है, उनकी खासियत ये होती है कि वो पानी के साथ हमारे पार्ट के अंदर तो बॉडी पार्ट के अंदर चली जाती है, बट है ना वो रासायनिक और जैविक प्रक्रिया करके मतलब किसी ना किसी रूप से बाहर निकल जाती है हमारे बॉडी पार्ट से। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों ये भारी धातु होते हैं ना, शीशा हुआ, पारा हुआ, इस प्रकार की धातु होती है ना ही किसी प्रकार की जैविक अभिक्रिया करती है और ना ही कुछ रासायनिक अभिक्रिया करती है। जैसी जाती है हमारे बॉडी पार्ट के अंदर रहती है और वो लॉन्ग टाइम के बाद में दोस्तों हमारे मतलब भारी नुकसान पहुंच जाती है, मतलब बीमारी पैदा कर देती है। तो इसकी इसीलिए दोस्तों अब इनका पता लगाने के लिए एक सेंसर टेस्ट विकसित किया जा चुका है। तो इनके जरिए अब पता लगाया जा सकेगा कि अब मतलब शरीर के अंदर ये भारी धातुओं कौन कौन सी और कितनी मतलब हैं। तो इस सभी से मतलब अब निदान पाने के लिए CENS ने एक सेंसर टेस्ट विकसित कर दिया गया है। चलो देख लेते हैं हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने अपने पड़ोसी देशों से आने वाले सभी निवेशों के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों से होने वाले या जो कुछ भी निवेश किया करते थे उनके लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। मंजूरी का मतलब यहाँ पर परमिशन है और परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन पर बातचीत हो रही है भारत के पड़ोसी देश। तो सभी को पता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे कि चीन हो गया, नेपाल हो गया, ब्रह्मा हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस प्रकार से दोस्तों ये चीन मतलब इस प्रकार से दोस्तों ये पड़ोसी देश है। तो इनके पहले क्या हुआ करता, चीन हुआ, नेपाल हुआ, ब्रह्मा हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इनके मतलब कोई भी व्यक्ति आकर या कोई भी कंपनी आकर भारत में सीधा निवेश कर सकती थी और गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी, यानी कि भारत सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। बांग्लादेश की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, तो इनकी पहले से ही दोस्तों ऐसी चल रही है कि जब भी कोई इनका व्यक्ति आएगा बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या कोई कंपनी आएगी भारत में निवेश करने के लिए, तो सबसे पहले मतलब पहले का रूल बना हुआ था कि भारत गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अब इन सभी जो भी हमारे पड़ोसी देश है इन सभी कोई भी व्यक्ति आएगा उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो। भारत में अगर जो निवेश करना चाहेगी तो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर जो भारत सरकार उनको अनुमति देगा तो वो हमारा वहां पे आके निवेश कर सकता है, वरना नहीं है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के सीजन में नेपाली लोग आते हैं और उनको पहले परमिशन लेने की नहीं जरूरत पड़ती थी, बट अब से दोस्तों जरूरत पड़ेगी। ये दोस्तों FDI ने दोस्तों अपने कानूनों में दोस्तों
एक संशोधन किया है। तो एफडीआई की ये मामला पूरा एफडीआई के अंतर्गत आता है। और एफडीआई की बात करें तो पूरा नाम है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये एक प्रकार का एक संस्थान है जो मतलब इन्होंने अभी हाल ही में कुछ अपने नियमों या अपने कानूनों में संशोधन किया है। तो अब चीन जैसे लोग मतलब कंट्रीज को भारी झटका लग सकता है। चलो देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CDSCO ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट तैयार करने के लिए कितने फर्मों को मंजूरी दी है। यानी मंजूरी की बात करें तो अनुमति दी है, मतलब कोविड-19 के लिए दोस्तों अभी किट तैयार करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 67 फ्रेम है दोस्तों, उनको अनुमति दी है कि आप हाँ मतलब कोविड-19 के लिए वैक्सीन या किट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों CDSCO का मतलब पूरा नाम क्या है, या ये कौन है जिन्होंने अनुमति देता है सभी मतलब किट तैयार करने के लिए या कुछ भी मतलब वैक्सीन तैयार करने के लिए। तो इसका पूरा नाम है, ये एक प्रकार की संस्थान है। पूरा नाम की बात करूं तो इसे केंद्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन है। इन्होंने दोस्तों अभी कोविड-19 की रैपिड मतलब किट तैयार करने के लिए मतलब 67 फ्रेमों को अनुमति दी है। तो इसमें बात कर लेते हैं 67 में से दोस्तों 5 तो हमारे स्वदेशी है फ्रेम है, और 62 की बात करें तो 62 अन्य दोस्तों कंपनियां हैं, जैसे कि वो अन्य कंपनियों से, जैसे कि अन्य देशों से इजराइल हो गया और दक्षिणी कोरिया हो गया, चीन हो गया, इनसे दोस्तों आयात करके अब मतलब एक किट तैयार करने की मतलब सब लगे हुए हैं। तो इस प्रकार सा क्वेश्चन था कि अब यहाँ CDSCO ने मतलब कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन तैयार करने के लिए कितने फर्मों को अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 67 को। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पे कौन है। तो आप सभी को पता है कि फोर्ब्स ये प्रकार की रिपोर्ट है जो मतलब हर साल अरबपतियों की लिस्ट जारी करता है। तो इसका मतलब आंसर है सब टॉप नंबर पे कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेफ बेजोस। अब सभी को पता है कि जेफ बेजोस कौन है, ये दोस्तों अमेजॉन के सीईओ है। तो इनकी बात करें तो ये दुनिया का अभी प्रेजेंट टाइम में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है जेफ बेजोस, और ये मतलब अमेजॉन के सीईओ है। अब इनकी इनकम की बात करें तो इनकी इनकम है दोस्तों 143.1 मिलियन डॉलर है। और वहीं पे इस पायदान की बात करें तो सेकंड नंबर पे है बिल गेट्स। जो बिल गेट्स की बात कर लेते हैं मतलब 104.9 बिलियन डॉलर इनकी भी इनकम है। तो मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं। हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी है 18वें पायदान पे, और उनकी बताऊं मतलब इनकम की बात करें तो 44.6 बिलियन डॉलर है इनका मतलब पूरा संपत्ति की। तो इस प्रकार से दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हमारे जेफ बेजोस, इन्होंने अभी लिस्ट जारी किया जाता है अरबपतियों की, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ये रहे हैं। चलो देख लेते हैं हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैपूसा शहरी सहकारी बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड के लाइसेंस को किस भारतीय बैंक ने रद्द कर दिया गया है। तो गोवा का दोस्तों एक बैंक है जिन्होंने दोस्तों जिनको है ना अभी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो कौन सा बैंक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीआई ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो जान लेते हैं दोस्तों आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द क्यों किया गया है और रद्द करने के कारण क्या है। तो कारणों की बात करूं तो बैंक के पास पहली बात तो इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसी कारण इसके लाइसेंस को रद्द करना पड़ा है। और सेकंड बात करें तो इसका सेकंड बात ये भी आया है कि कमाई का कोई मतलब इससे कमाई इनकम की कोई संभावना नहीं थी, इसीलिए दोस्तों लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और तीसरा कारण इससे बन के यह है कि बैंक अधिनियम 1949 के अंतर्गत या के तहत नियमों का सही मतलब पालन नहीं किया गया, इसीलिए इसको लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है इस बैंक के। तो इस बैंक के लाइसेंस को किसने रद्द किया है दोस्तों, आरबीआई ने। तो आरबीआई की सभी को पता है कि आरबीआई का पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका मुख्यालय दोस्तों बात करूं तो मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1935 के अंदर की गई, और प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इस प्रकार का क्वेश्चन था जो हमने देखा है। चलो देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य ने ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने या राजस्थान सरकार ने दोस्तों ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों स्माइल नाम की एक परियोजना शुरू की गई है। और दोस्तों स्माइल परियोजना क्या होगी, ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। ई लर्निंग आप समझ गए ना, मतलब इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन अवेलेबल कराना है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए। तो उसका नाम रखा है स्माइल। तो
किसने ये मतलब योजना शुरू की है? तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडा सर ने इसको मतलब शुरू किया है। तो अब इसके जरिए दोस्तों अभी कोविड-19 का कहर चला है, सब लोग घर के अंदर बैठे हैं और मतलब स्टूडेंट को शिक्षा देना मतलब कंपलसरी जाना है, अनिवार्य मान लिया है। तब इनको दोस्तों अब घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अब एजुकेशन दी जाएगी। चलो देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा प्रयास किया है, तो राजस्थान के बारे में एक बार जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी की बात करूं तो दोस्तों जयपुर है। मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल यहाँ के कालराज मिश्रा हैं। विधानसभा की सीटें दोस्तों 200 हैं और लोकसभा की 25 हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है और इसकी खंडपीठ है जयपुर के अंदर। और प्रेजेंट टाइम इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इंद्रजीत माहेती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि राजस्थान में या इंडिया के किस मतलब स्टेट ने एक ई लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु स्माइल परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर था दोस्तों राजस्थान। तो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख रुपए। तो अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने यानी डाक डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों को लिए जो भी मतलब कोविड-19 से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मतलब कोविड-19 की वजह से बहुत ही मतलब ग्रसित हो जाता है तो उनको दोस्तों डाक डिपार्टमेंट है वो 10 लाख रुपए का मुआवजा देगा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्यों मनाया जाता है? लीवर के बारे में, लीवर सभी को पता है कि बॉडी का एक पार्ट है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों लीवर दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ टाइम पहले की, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भारत के संदर्भ में कुछ कहा है कि भारत में जितने भी लोगों की मृत्यु होती है तो इसका 10वां कारण है दोस्तों लीवर से संबंधित, यानी लीवर की वजह से दोस्तों मृत्यु होती है, यानी 10वां रीजन बन के आया है। तो दोस्तों इसके संदर्भ में, लीवर के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों हर साल विश्व स्तर पर 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। तो अभी यही क्वेश्चन था कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी ग्रेड अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि HDFC ने अभी मतलब सेफ्टी ग्रेड अभियान शुरू किया है। तो HDFC क्या है? HDFC एक प्रकार का बैंक है और इसकी बात करें तो स्थापना की दोस्तों बात कर लेते हैं। स्थापना 1994 के अंदर की गई है और इसका मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मुंबई में है। और सीईओ की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। तो HDFC बैंक ने अभी क्या किया है कि सेफ्टी ग्रेड अभियान शुरू किया है। तो सेफ्टी ग्रेड अभियान क्या है देख लेते हैं। सेफ्टी ग्रेड एक प्रकार का ऐसा अभियान है जैसा कि अभी कोविड-19 चल रहा है चारों तरफ और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मतलब लोग मार्केट में जाते हैं कुछ शॉपिंग करने या खरीदारी करने या कुछ अपनी मतलब वस्तु लेने के लिए। तो मतलब एक इंसान आगे रहेगा, मतलब एक कोई है इंसान जो आगे रहेगा और उसके बीच में 4-5 फीट की दूरी रखे और रहेगा। उसके बाद में तीसरा, ऐसे करके दोस्तों लोगों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रेड नामक एक अभियान शुरू किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के पास नहीं आए। और कोरोना का है ना वायरस, अगर किसी कोई इंसान है भी पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव है तो नजदीक नहीं आएंगे तो मतलब उसका दूसरा लोग है नहीं दूसरे को ग्रसित नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेफ्टी अभियान शुरू किया गया है HDFC बैंक ने। तो अच्छी बात है दोस्तों, मतलब ऐसे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, हर एक गवर्नमेंट हुआ हर एक डिपार्टमेंट हुआ कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।